So first of all, thanks a lot Milan sir for accepting आर इन्विटेशन। आपसे बात करना और आपसे नॉलेज लेना मैं एज ए म्यूज़िक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप हम सभी के सीनियर हैं। मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, मिस्टर मिलन सर, मैं तो मिलन सर ही बोलूँगा, फुल नेम सर का मिस्टर मिलन मैथ्यूज़ है। ही वॉज टीचिंग इन ला मार्टिनियर बॉयज़। ही इज़ अ एक्स टीचर ऑफ ला मार्टिनियर बॉयज़ स्पेशली फॉर ABRSM सेक्शन। एंड सर का एक्सपीरियंस ABRSM, ट्रिनिटी, इन सब में बहुत ही वास्ट है। अगर मैं एक टीचर की बात करूं तो सर के जैसा टीचर मैंने तो नहीं देखा। इनफैक्ट मैं भी जब अपनी ग्रेडिंग कर रहा था ABRSM की, तो जब मेरा ग्रेड 4 का एग्ज़ाम पड़ा था मिस्टर अलेक्जेंडर मैसी के साथ, तो मैंने सर के रूम में ही जाके अपना एग्ज़ाम दिया था। सो फॉर मी मिस्टर मिलन सर एक बहुत ही इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है मेरे लिए म्यूज़िक की फील्ड में, अगर हम सिर्फ प्रोफेशन की बात करें। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग भी मिस्टर मिलन सर बहुत ही काइंड, बहुत ही जेनरस हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यू आर ऑल्सो एन एजुकेटर। आप भी म्यूज़िक एजुकेटर रहे स्टार्टिंग से और आज तक आप भी म्यूज़िक एजुकेशन में हैं। अब आपने अपने आप को ऑफलाइन से पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में ट्रांसफ़र कर लिया है। सो अगर मैं इस पूरी जर्नी को आपसे मैं पूछना चाहूँ कि ये जो म्यूज़िक एजुकेशन है, और जब मैं म्यूज़िक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं एम्फेसाइज मोस्टली करता हूँ अर्ली एज म्यूज़िक एजुकेशन, जो किड्स हमारे 4 to 16 ईयर्स के होते हैं। उस दौरान जिस एज में ये जो बच्चे होते हैं, अगर उनको म्यूज़िक एजुकेशन मिलती है तो क्या बेनिफिट पड़ता है उनकी लाइफ में, उनके डेवलपमेंट में, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में या उनकी स्टडीज में? एक्चुअली होता क्या है कि अर्ली एज में अगर बच्चे सीखना शुरू कर, जो मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है स्पेशली बच्चों को लेकर के, जो स्टाफ नोटेशन जी, तो ये जब बच्चे सीखना शुरू करते हैं अर्ली एज में, क्योंकि इसका भी होता है कि ज्यादा एज हो जाए तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है इसको समझने में, बट अगर अर्ली एज में शुरू करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी इसको जो है सीख जाते हैं। और इसमें सबसे फायदा होता है उनकी पढ़ाई जी। अब जैसे एक मिसकंसेप्शन हर पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि स्टाफ नोटेशन या म्यूजिक सीखना मतलब कि म्यूजिक फील्ड में ही काम आएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। मतलब ये होता है कि IQ बच्चे का जो डेवलप होगा, इसके लिए जब बच्चा नोट्स को पढ़ता है और पढ़ के तुरंत उसको जो है प्ले करता है अपने इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो पियानो हो, वायलिन हो, गिटार हो, जो भी, तो उनके जो ब्रेन का जो पार्ट है जो इसमें यूज होता है, और वही सेम चीज होता है पढ़ाई में भी, वही पार्ट यूज होता है जी। तो बच्चे का ब्रेन जो है, और स्पेशली मैं कहूँगा मैथमेटिक्स बहुत शार्प हो जाता है। राइट। सो टेक्निकली अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें, भी आपने मुझे अभी गाइड किया, जो आपने मुझे बताया, सो हम बेसिकली इस पूरे को एक सेंटेंस में समअप कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा अगर इस एज में म्यूज़िक के साथ इन्वॉल्व है, वेदर लाइक ही और शी इज़ लर्निंग वोकल्स, या वो किसी इंस्ट्रूमेंट को भी सीख रहा है, वो वायलिन भी हो सकता है, वो कीबोर्ड भी हो सकता है, गिटार भी हो सकता है, या XYZ कुछ भी, तो वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में उसमें डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द किड्स हु आर लाइक नॉट इन्वॉल्व इन म्यूज़िक। एम आई राइट सर? ओके फाइन। सेकेंड क्वेश्चन आपसे मैं सर ये पुटअप करना चाहूँगा कि जब हम म्यूज़िक लर्निंग की बात कर रहे हैं, किड्स में बात कर रहे हैं, अर्ली एज किड्स में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे हैं, ये चॉइस की बात आती है तो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं एज वेल एज पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम उन्हें वोकल्स में इनरोल कराएं, क्योंकि उनका वो फर्स्ट टाइम इनरोलमेंट होता है कि अभी वो 3, 4, 5 ईयर्स का हुआ है एंड दे वांट टू लर्न समथिंग। सो उनके पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, उनके वो जो बच्चे हैं वो तो बच्चे ही हैं, उन्हें भी नहीं पता। सो एक राइट अप्रोच आपके अकॉर्डिंग, मैं आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आपका व्यू क्या है कि अगर एक अर्ली एज जो फर्स्ट एब्सोल्यूट बिगनर है, हमारी फील्ड में एब्सोल्यूट बिगनर उस इंसान को बोलते हैं, उस बच्चे को बोलते हैं जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी स्किल के लिए एकदम नया होता है। सो वो जो हमारे पास एक किड है जो एब्सोल्यूट बिगनर है, वो किस चीज़ से स्टार्ट करे? क्या वो इंस्ट्रूमेंट सीखना स्टार्ट करे सबसे पहले, या वो वोकल सीखना स्टार्ट करे, या वो वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट दोनों को साथ करके स्टार्ट करे? इसमें ये रहता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके गले में सुर होता है। ओके। मतलब वो सुर मतलब जैसे हम लोग के नॉर्मल होते हैं सारे गमा पधनी का, राइट। तो मैंने हजारों बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, मतलब उससे पहले भी जी, कुछ बच्चे तो
जो ऊपर का सा है उसको करेक्टली ले लेते हैं जी। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत होती है, पर कुछ बच्चे होते हैं जिनके गले में सुर होता ही नहीं जी। तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट, और वो भी मैं सजेस्ट करता हूँ पियानो या सिंथेसाइजर की। ओके। क्योंकि पियानो जो होता है वो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि उसको परचेस करना थोड़ी दिक्कत होती है पेरेंट्स के लिए। तो मैं कहूँगा कि कीबोर्ड से स्टार्ट करे बच्चा, और वोकल अगर कर रहा है तो कीबोर्ड होना तो मस्त, दोनों के साथ। थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने 2 वर्ड यूज़ करे, पियानो एंड कीबोर्ड। लाइक 95 और 90% अगर हम बोले कि 95% पेरेंट्स को एज वेल एज किड्स को ये पियानो और कीबोर्ड सब सिमिलर लगते हैं, क्योंकि दे हैव दोज वाइट एंड ब्लैक कीज। सो एज ए टीचर जब हम उन्हें बताते हैं कि पियानो इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड कीबोर्ड इज़ अ डिफरेंट थिंग, देन उन्हें वो क्लियर होता है। सो क्या आप हमें सिर्फ बहुत शॉर्ट में 2 या 3 लाइन्स में आप मुझे बता सकते हैं जिससे हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि पियानो एंड कीबोर्ड बोथ आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैविंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ टोन? एक्चुअली क्या होता है कि जो सिंथेसाइजर होता है, कीबोर्ड होता है जी, ये एक्चुअली कहा जाए प्रैक्टिकली ये इंस्ट्रूमेंट है ही। ओके। रीजन क्या है कि जैसे मान लीजिए सिंथेसाइजर में हम लोग इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर सकते हैं जी, और वही पॉइंट पे ये जो म्यूजिक का रूल है उसको ब्रेक करता है। ओके। अगर हम लोग वायलिन लगाते हैं तो लास्ट नोट होता है जी से नीचे नहीं जाता, और अगर सिंथेसाइजर पे मैं वायलिन का साउंड लगा दूं तो वो मतलब जी से काफी नीचे तक, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं एग्री सर, वो आता है जी। तो और गिटार भी सेम वही होता है, लास्ट नोट ई होता है जी, उससे नीचे चला जाता है जी। तो सिंथेसाइजर एक तरह से मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, पर इसकी प्राइस की वजह से ये पॉपुलर बहुत ज्यादा है। राइट। हर मैंने देखा है कि हर दूसरे तीसरे घर में तो मिल ही जाएगा। एग्जैक्टली। और पियानो जो होता है जी, वो एक्चुअली होता है कि जो एक्चुअल पियानो उसमें जो होते हैं जब कीज को हम लोग दबाते हैं जी, तो पीछे हैमर्स होते हैं वो स्ट्रिंग को हिट करते हैं, राइट, तो उसके कीज हार्ड होते हैं। राइट सर। तो बच्चा जो पहले पियानो अगर सीख जाए तो कीबोर्ड बजाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से बजाता है। एग्री। और वहीं अगर बच्चा अगर पहले सिंथेसाइजर सीख रहा है और एकदम से उसको कहा जाए पियानो बजाओ तो फिंगर्स में प्रेशर आते हैं, क्योंकि उसके कीज वेटेड होते हैं, एग्जैक्टली, हेवी कीज होते हैं। जी। नेक्स्ट आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब हम म्यूजिक रीडिंग की बात करते हैं, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि फोकस टुवर्ड रीडिंग नोटेशन, सो जब हम नोटेशन की बात करते हैं और अगर हम इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल को कंपेयर करते हैं, सो वहाँ पे दोनों में सेट ऑफ नोटेशन या पैटर्न ऑफ नोटेशन डिफरेंट रहता है। जब हम वेस्टर्न म्यूजिक की बात कर रहे हैं और हम पीसेस प्ले कर रहे हैं शीट्स के थ्रू, तो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ नोटेशन है, लाइंस हैं, क्लेफ्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्ट है, एंड नंबर ऑफ सिंबल्स आर देयर। उसी की जगह पे जब हम इंडियन नोटेशन की बात करते हैं, जो कि अगर हम बात करें इंडियन क्लासिकल में, तो उसमें हिंदी में हमारे नोट्स होते हैं, उसकी भी एक स्वर पद्धति, स्वर लिपि होती है जो कि चलती है, और जो बहुत ही पॉपुलर और इजी काइंड ऑफ नोटेशन अब चल रही है वो बहुत पहले से वो है जिसे हम बोलते हैं इंडो वेस्टर्न नोटेशन, जहाँ पे आप और हम अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। वी हैव CDEF रिटन एंड वी आर प्लेइंग समथिंग। सो अगर हम बात करें रीडिंग नोटेशन और प्लेइंग फ्रॉम ईयर, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, प्लेइंग फ्रॉम ईयर पे फोकस जाऊँ या रीडिंग एंड प्लेइंग पे फोकस जाऊँ, क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी या क्या चीज़ ज़्यादा बेटर होगी? एक्चुअली होता है कि मेरे अपने म्यूजिक कैरियर में मैंने देखा है जी, कि कुछ बच्चे सरगम जानते नहीं, ओके, पर उन्होंने गाने का धुन जो है वो कीबोर्ड से झट से निकाला, मतलब उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हालांकि उनको पता नहीं कि ये सा है या ये रे है, पर उन्होंने निकाल लिया। पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको सरगम पता भी है, तब भी उनको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो दोनों चीजें रहती हैं। एक तो होता है ईयर ट्रेनिंग, तो बहुत जरूरी है कि अगर कान में सुर है ही नहीं तो फिर आगे भले ही वो रीड करता रहे, हाँ, पर आगे फिर उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। राइट। तो जैसे स्टार्टिंग में मेरा ये सजेशन होगा कि
मैं जो करता हूँ जी, कि जो इन जनरल सारे बच्चों को मैं कहता हूँ कि पहले तो रीडिंग करो, ओके, और इसके बाद जो है ईयर ट्रेनिंग इसके साथ साथ होती रहेगी, और साथ साथ मैं कराता रहता हूँ। जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे राइम्स होते हैं, मैं कहता हूँ कि पहला जो आपका ये सुर है, जैसे आपने सी से शुरू, जी, तो इसका जो अगला सुर होगा, जी, अगर मैं बात करूँ ट्विंकल ट्विंकल, राइट, एक ट्विंकल मैंने कहा सी पे, जी, तो अगला ट्विंकल को अपने दिमाग से निकालो कि ये कहाँ पे आएगा, मतलब ए बी सी कहाँ पे आ रहा है, उसको ढूंढना है। राइट। तो ये इसमें हो जाता है ईयर ट्रेनिंग। सो इसी चीज़ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ईयर ट्रेनिंग आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कुछ बच्चे अपने आप निकाल लेते हैं और कुछ बच्चे सीखते हैं एज द पासेज ऑफ टाइम। सो क्या हम इससे एक बात ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्यू किड्स आर गॉड गिफ्टेड एंड फ्यू हैज़ टू डेवलप देयर ईयर ट्रेनिंग? ओके। एंड जब हम बात करते हैं ईयर ट्रेनिंग की, तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट डेमो सेशन में ही पूछते हैं, अभी उनके बच्चे ने कीबोर्ड पे हाथ रखा है, देखा है, एंड उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि मुझे उसे ऐसा सिखाना है कि वो बस सुन के बजा लें। सो इस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ईयर ट्रेनिंग होती है जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, राइट, जैसे मैं गॉड गिफ्टेड नहीं था कि सुन के मैंने निकाल लिया, मैंने सीखा और आज हाँ ये है कि हाँ मैं सुन के निकालता हूँ। सो जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, जिनके पास वो सेंस नहीं है म्यूज़िक का, जो आपने हमें अभी बताया कि वो सुन के निकाल रहे हैं, सो अप्रॉक्सीमेट एक क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर अगर मैं इसे और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बोलूँ, सो कितनी प्रैक्टिस उन्हें करनी चाहिए या कितनी प्रैक्टिस उनकी होनी चाहिए कि वो उनका ईयर ट्रेनिंग डेवलप होता रहे, और क्या प्रोसेस वो अप्लाई करें? जैसे मेरा सजेशन होगा कि एक तो सबसे पहली बात कि बच्चे को डेली आधा घंटा वो एक ही चीज को, मतलब जैसे हो गया सरगम, सरगम जो है वो एक ही चीज को अगर आधे घंटे तक रिपीट करता रहता है कि सारेगामा पधनिसा सानी धपा मगरे, उसको ये आधे घंटे बस खाली एक ही चीज, तो उसमें क्या होगा, बेनिफिट क्या होता है कि ईयर अपने आप जो है उसको कैच करने लगता है और ब्रेन में वो सुर बैठी होती है। एग्जैक्टली सर। तो वो ईयर ट्रेनिंग साथ साथ होता है। अब होता क्या है कि बच्चे कहते हैं मैंने 10 बार बजाया, मैंने 20 बार बजाया। जी, मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। एज ए टीचर ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम लोगों को भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जी, तो प्रैक्टिस तो सबके लिए है, और एज ए स्टूडेंट तो मैं कहूँगा कि आधा घंटा तो मिनिमम है, और जितना ज्यादा दे सके एक ही चीज को रिपीट और रिपीट करके तभी वो साथ ही साथ बजाना और ये ट्रेनिंग दोनों होते। ठीक है, एग्री सर। अब हम जानते हैं, आप समझ रहे हैं, आपने मुझे समझाया कि रिपीटेशन ऑफ सेम थिंग हाफ एन आवर। अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का एक माइंडसेट रहता है, स्पेशली सभी का रहेगा, हम भी जब कभी पेरेंट बनेंगे तो शायद हमारा भी माइंडसेट ये रहेगा, क्योंकि जब हम कहीं पे कोई स्किल सीख रहे हैं तो एज ए पेरेंट शायद कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत जल्दी सब चीज़ें सीख लें। कहने का मतलब अगर एक कोर्स है जो कि 24 सेशंस में है, तो वो सोचते हैं कि 24 सेशन में उन्हें वो पूरा कीबोर्ड आ जाए। वो सोचते हैं कि वो पूरे टॉपिक्स जल्दी कवर कर ले और वो उसी टाइम ड्यूरेशन में उस चीज़ को फिनिश करके ले जाए। सो यहाँ पे 2-3 फैक्टर प्ले करते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेजर फैक्टर प्ले करता है वो होता है कॉस्ट फैक्टर, जो कि ऑब्वियसली बात है, आप एज ए पेरेंट उन्हें किसी भी टीचर को पे करना पड़ेगा, किसी भी स्कूल को, किसी भी एकेडमी को पे करना पड़ेगा, एंड देन दे विल लर्न। सो इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि एक सेट ऑफ टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जैसे मैंने बोला सर मुझे आपसे सीखना है, मुझे आप 3 महीने में पियानो सिखा दीजिए, सो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए उसका एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर देना कि मुझे 1 साल में सीखना है? ये भी मैं कहूँगा कि ये होता है गॉड गिफ्टेड, और जो लर्नर, अब जो गॉड गिफ्टेड हैं, मतलब उनके अंदर सुर है, तब तो एक 6 महीना क्या हो सकता है, 1 हफ्ते में वो निकाल। पर वही कुछ बच्चे होते हैं जिनको चाहे कितना भी सेशन दिया जाए तो वो नहीं कर पाते हैं। वो हो सकता है उनका 2 साल निकल जाए, 3 साल निकल जाए, वो वही सरगम पे अटका रहेगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चे देखे हैं कि पेरेंट्स ने दे तो दिया,
मतलब खरीद दिया इंस्ट्रूमेंट, महंगा इंस्ट्रूमेंट, पर वो एज इट इज रखा है, उसमें मतलब धूल के लेयर्स पड़ गए हैं, वो बच्चा इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो मतलब उसमें पेरेंट्स लाभ चाहे कि एक महीने में सीख जाए बच्चा, जो पैसा पे कर रहा है जी, तो बहुत मुश्किल होता है इसमें। जैसे आपने बताया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, उसके ऊपर लेयर्स जम गई हैं, क्या हम इससे ये बोले कि अगर सबसे पहले हमें इंटरेस्ट देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है? क्या वो म्यूज़िक में इन्वॉल्व होना चाहता है, क्या वो आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहता है? देन हम अपने इस इंटरेस्ट को एनालाइज करने के बाद, एज ए पेरेंट की बात कर रहा हूँ, देन एज ए पेरेंट उन्हें एनालिसिस करने के बाद वो कॉस्ट पे जाएं, देन वो अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रूमेंट को परचेज करें। इज इट सर? ओके, फाइन, अग्री सर। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम म्यूज़िक लर्निंग करते हैं, जब किड्स म्यूज़िक लर्निंग करते हैं, उनके जो ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे हम सब जानते हैं, हमने भी साइंस में पढ़ा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ हमारा बॉडी होता है वो राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, एंड जो राइट हैंड साइड ऑफ आवर बॉडी होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। यूजुअली जब हम म्यूज़िक में इन्वॉल्व नहीं हैं, हम कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सारी मसल्स, बहुत सारी नर्व्स ज़ीरो कंडीशन पे रहती हैं, नील कंडीशन पे रहती हैं, वो वॉकिंग नहीं करती हैं। जैसे ही हमने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना स्टार्ट किया, जैसे मैंने पियानो सीखना स्टार्ट किया, सो मेरी वो मसल्स काम करेंगी जो आज तक कभी काम नहीं करी थी। वो मेरे ब्रेन की भी मसल्स हो सकती हैं, ब्रेन की नर्व्स, न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, मेरे इन फिंगर्स की भी हो सकते हैं। सो जब हम इन सब एक्टिविटीज़ में अपने आप को हम इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे बॉडी की वो नर्व्स, वो पार्ट्स यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है जो हमने कभी नहीं यूज़ करे थे। सो क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी पे पॉजिटिव पड़ता है या नेगेटिव पड़ता है? पॉजिटिव। सो थोड़ा सा आप सर इसे एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा ब्रीफ में। श्योर। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसको मैं कहूँगा कि इन जनरल ये होता है पॉजिटिव हॉबी, मतलब इसमें नेगेटिविटी बहुत ही रेयर होता है, हालांकि हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि एक सॉन्ग निकला था जिसका नाम था ग्रूमी संडे। ओके। उसका धुन जिन्होंने बनाया था, तो ये मतलब रोमानिया में हुआ था ये किस्सा। तो उसमें मतलब हुआ कि वो धुन और उसकी वर्डिंग ऐसी थी कि लोग सुसाइड कर रहे थे। ओह, ओके, अंडरस्टूड सर। हाँ, तो हालांकि ये मतलब ऐसा नहीं कि हर गाने पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं है जी, पर ये बहुत ही हो सकता है लाखों करोड़ों में एक केस। बट ये होता है कि हमेशा म्यूजिक जो है ये अंदर पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है, हम लोगों को डिप्रेशन से दूर करता है, जो माइंड में स्ट्रेस होते हैं उसको ये रिलीव करता है। तो पॉजिटिविटी ज्यादा है, और मैं कहूँगा 99% या 98% इसमें पॉजिटिव होते हैं, और 1-2 हो सकता है कि वो जो मैंने किस्सा बताया वो बहुत रेयर है, जिसको कहा जाए कि ये शायद 1930s और ऐसे में हुआ था, बहुत पहले की बात है। पर ऐसा फिलहाल तो मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं जी। तो ये जैसे आपने बताया कि म्यूज़िक हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करूँ, म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट फिजिक्स, साउंड। जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज। सो जब हम साउंड की बात करते हैं देन वी से फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज ही हमें वाइब्रेट करती हैं। किस टाइप का हमारा मूड है, अगर हम क्लब में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक रॉक एंड पॉप टाइप का म्यूज़िक चाहिए, अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हमें एक सूदिंग और एक काम म्यूज़िक चाहिए। सो जब हम ये फ्रीक्वेंसीज की, जब हम ये वाइब्रेशंस की बात करते हैं, इन द सेम वे जब कोई भी हम गाना सुनते हैं, जैसे आपने बताया कि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक था, वो जो भी उसमें प्रोड्यूस हुआ म्यूज़िक में, उसमें सुन के लोगों ने कुछ गलत स्टेप ले लिया, राइट। सो हम इसको यहाँ पे ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हम म्यूज़िक के थ्रू किसी का भी मूड स्विंग कर सकते हैं। क्या म्यूज़िक में वो ताकत भी है कि कोई इंसान अगर हंस रहा है तो वो हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उन वेव्स के थ्रू कि वो इंसान एकदम से खुशी में, एकदम से नॉर्मल में आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि म्यूजिक पे इतनी ताकत होती है, जो मैं तब बहुत छोटा था, बहुत पहले की बात है जी, कि जापान में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक छोटा सा पौधा, और जो मतलब वो वायलिनिस्ट थे, और उन्होंने वायलिन में एक
ट्यून करेक्ट फ्रिक्वेंसी को उन्होंने प्ले किया और पौधा जो है धीरे धीरे बढ़ने जो कि न्यूज में आया था जी। तो म्यूजिक में इतनी ताकत होती है कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। हम जैसे इंडियन क्लासिकल में हमने पढ़ा है, सुना है कि उसमें स्पेसिफाइड रागाज होते हैं। राग दीपक जब गाते थे तो दीप जल जाता था, राग मेघ जब गाते थे तो बारिश होने लगती थी। सो इट इज़ ऑल अबाउट कि हम उन फ्रिक्वेंसीज को, उन वाइब्रेशन को कितना सटीक हिट कर रहे हैं, कितना अच्छे से उन्हें हम हिट कर रहे हैं, देन वो इम्पैक्ट हमारे पे आएगा। जैसे ही हम क्लब या बार्स वगैरह में, अगर आज जो एक यंग जनरेशन, स्पेशली यूथ, मैं बात करूँगा यूथ की, तो यूथ इन सब एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व है। जैसे ही वो बार या क्लब में एंटर करते हैं तो वहाँ का पूरा एक जो ऑरा होता है, जो वाइब होती है, वो डिफरेंट हो जाती है एंड वो सारी चीज़ हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है। अब अगर मैं बात करूं आज के वर्क कल्चर की, एज ए टीचर कोई कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है, वो काम कर रहा है, या जो यूथ हमारा आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े जगहों पे काम कर रहा है, जो अपना एक स्टार्टअप या जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वो वर्क प्लेस का वर्कलोड भी हो सकता है, वो अपनी पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स के भी इश्यूज़ हो सकते हैं। सो अगर जो हम यूथ हैं या जो आज कहीं पे भी एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, अगर वो अपने आप को म्यूज़िक में इन्वॉल्व करें, वो म्यूज़िक लिसनिंग भी हो सकती है, वो गाने सुनना भी हो सकता है, हिंदी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग्स, वो कुछ भी हो सकता है, एज वेल एज़ वो म्यूज़िक लर्निंग भी हो सकती है। लर्निंग का ज़रूरी मतलब नहीं है कि वो पर्सनली किसी टीचर के साथ मिल के सीखें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये कि अगर वो यूथ, वो इंसान जो किसी भी वर्क प्लेस पे है, उसे स्ट्रेस है, चाहे वो पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो, चाहे वो वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो, अगर वो अपने आप को म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करता है, भले वो सिर्फ अपने ईयरपॉड्स, हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहे हैं, तो क्या उसका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा? बिल्कुल 100%, क्योंकि म्यूजिक में ये ताकत होती है कि आदमी, जैसे हम लोग सभी हैं, स्ट्रेस तो रहता ही है और म्यूजिक जो है 110% मैं कहूँगा कि ये स्ट्रेस को कम करता है। वो जरूरी नहीं कि म्यूजिक, अब हम मेरे जैसे कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एडल्ट और ऑलरेडी वो जॉब में हैं, पर वो सिंथेसाइजर है, कीबोर्ड है, उसको स्पीक करके बजाते हैं, तो उनका ये फीडबैक मिलता है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी नॉर्मल होता है। घर आके जैसे बजाने या अगर गाना सुनते भी हैं तो भी स्ट्रेस लेवल तो 100% वो तो कम होगा ही हो। आपके अकॉर्डिंग, आपका एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है म्यूज़िक टीचिंग की फील्ड में भी और एज ए प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फील्ड में भी, कैन प्ले लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से पियानो, वायलिन, रिकॉर्डर, फ्लूट, ड्रम्स और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैं शायद गिनाने लगूंगा तो टाइम उसमें चला जाएगा। सो सर, आपका जो ये वास्ट एक्सपीरियंस है म्यूज़िक टीचिंग की फील्ड में, उससे उस पूरे को अगर आप सम अप करें और 2, 3, 4 लाइन में अगर आप बताना चाहें, सो क्या सजेशंस आप देंगे हमारे यंग ब्रेन्स को जो हमारे अर्ली एज लर्नर्स हैं, और क्या सजेशंस आप देंगे उन वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हैं और वो म्यूज़िक लर्निंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं? जैसे अर्ली एज में मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनको मैं फोर्स करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ कि रीड करके प्ले करें। इसमें 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो बेनिफिट होता है जो ब्रेन का आईक्यू है वो बढ़ जाता है, और सेकंड है जो म्यूजिक का है, एक जो लर्निंग वो प्रॉपर मेथड से चलती है। और जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वो तो अगर उनकी मतलब अगर उनको सीखना है शीट म्यूजिक या रीडिंग, तो तभी मैं ये बोलता हूँ। अदरवाइज उनके लिए होता है कि उनको खाली मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूजिक सीखना है। तो इस कंडीशन में वो, जैसे मैंने सॉन्ग्स बता दिए और उसमें हो गया वो अल्फाबेटिकल फॉर्म, CDEF में मैंने गाने बता दिए, जिसको वो बजा करके अपने मेंटल स्ट्रेस को वो कम कर। आज एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कॉलेज लाइफ में, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं वो कूल दिखने के लिए गिटार ले लेते हैं बट सीख नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो ऑन स्टेज खड़े होकर गिटार बजाने लगेंगे, गिटार होल्ड कर लेंगे तो
वो जो एक ऑरा उनका बनेगा कॉलेज में, उनके क्लास में, स्पेशली अगर हम ऑपोजिट जेंडर की बात करें तो उनका जो मेन मकसद मेरे ख्याल से माइंडसेट जो रहता है वो शायद यही रहता है कि अगर हमें गिटार पकड़ के हमने ऑन स्टेज या कुछ बजा दिया, वो भले हमने कोई हिंदी गाना ही प्ले करा, तो जो वो एक ऑपोजिट जेंडर है उसमें एक अलग तरह से इम्पैक्ट जाएगा। तो इस माइंडसेट को अगर हम चेंज करना चाहें एज ए टीचर, क्योंकि हम एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं, सो इस माइंडसेट को अगर हमें चेंज करना है तो हम उन्हें वो एक फेक जो उनका ऑरा बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उस माइंडसेट को हटा के हम उन्हें एक प्रॉपर लर्नर कैसे बनाएं? एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे मेरे सामने बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जैसे गिटार ले तो लिए जी, या फिर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि पीठ में गिटार लटका के जा रहे हैं और वो अब पर जैसे ही सीखने की बारी आती है तो वो थोड़ा मतलब उनके अंदर, क्योंकि अंदर जो म्यूजिक है, ऐसे कई केसेस होते हैं जिनके अंदर है जी, वो मतलब इसमें मेन हैंड होता है फिल्म का, कि फिल्म से हीरो को दिखाएंगे वो जहां भी जा रहे हैं गिटार लटका के जा रहे हैं तो वो एक माइंड में हो जाता है कि मैं भी ऐसा ही दिखूं। पर अंदर हो सकता है कि ऐसे कुछ केसेस मैंने देखे हैं कि उनको जब कहा जाता है कि ठीक है प्रॉपरली इसको ऐसे सीखो, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब कि वो फिर शीट म्यूजिक और अंदर इतना डिटेल में नहीं, कुछ कॉर्ड्स मैंने गिटार के सिखा दिए तो वो हैप्पी है उसमें कि बिल्कुल हल्का फुल्का मैंने सिखा दिया, तो वो उसी को लेकर के उसका फिर एक्चुअली कॉर्ड्स का जो एक्चुअली यूज क्या होता है गिटार में, वो होता है जब तक वोकल सिंगिंग या तो खुद गाएं या सामने कोई गा रहा है उनके साथ में ही कॉर्ड्स का यूज है। हाँ जी, अदरवाइज इसका कोई यूज अलग से नहीं होता है। तो हाँ, तो अब इसको जो है सिंप्लीफाइड जैसे सी कॉर्ड, डी कॉर्ड, ये मैंने बता दिया, वो उसी में खुश है कि ठीक है 2-3 गाने मैंने बजाय गा लिए, बस मैं हैप्पी हूँ और जो मैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये वो मतलब यही चीज़ें होती है। ओके, जब हम स्कूल टीचिंग की बात करते हैं, स्कूल में एज ए टीचर, म्यूज़िक टीचर का जब रोल जो अपॉइंटमेंट, तो क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस म्यूज़िक टीचिंग में रहा है, आपका भी सर रहा है, सो जो एक म्यूज़िक टीचर का प्रोफाइल होता है, जो अलॉट तो हमें एज ए म्यूज़िक टीचर किया जाता है, लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक टीचिंग के अलावा मैं बात एक वर्ड यूज़ करी, प्रॉक्सी, सब्सटीट्यूट, वहाँ पे प्रॉक्सी और सब्सटीट्यूट हम बन जाते हैं अगर हम बात करें। सो क्या वो जो म्यूजिक टीचर है, हमें उसे टैग को चेंज करके हमें प्रॉक्सी या सब्स्टिट्यूट टीचर लगा देना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये स्कूल्स में और जो मेरे लिए सबसे बड़ा इरिटेशन होता है, मतलब होता था, क्योंकि मैंने इसी वजह से स्कूल को मैंने छोड़ दिया जी, क्योंकि इसके अलावा चाहे मैं किसी भी स्कूल की बात करूं, जो म्यूजिशियन क्या होते हैं वो बाई नेचर बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। अब उनसे कहा जाए कि बच्चों को कंट्रोल करो या फिर शाउट करो जी, अब शाउट करने पे क्या होगा, हम लोग पे गले कर सकते, वॉइस हम लोग फिर बच्चे को गा के तो बता नहीं पाएंगे, वोकल कॉर्ड खराब हो गए तो वो तो हमेशा के लिए खराब हो गए। तो ये मैं कहूँगा कि इसी वजह से ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज होता है जब स्कूल में जॉब होती है कि उसमें म्यूजिक टीचिंग के अलावा जो काम करने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है, जो कि नहीं होता। म्यूजिक को म्यूजिक नहीं रहना है डे एंड नाइट जी। सो मैं आपको पर्सनली जैसा जानता हूँ, आपने अपने आप को ऑफलाइन से पूरा ऑनलाइन शिफ्ट करा, कि विद इन 4 मंथ आपने अपने आप को पूरा ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच करा। सो अभी आपका जो एक्सपीरियंस चल रहा है ऑनलाइन का, वो कंपैरेटिवली ऑफलाइन क्लासेस लेने में या ऑफलाइन स्कूल जॉब करने में क्या डिफरेंस है? आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको आज एक चीज़ चूज़ करनी है, ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग, तो आप म्यूज़िक टीचिंग के लिए ऑनलाइन चूज़ करेंगे या ऑफलाइन चूज़ करेंगे? ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन जी, क्योंकि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को ही डील करना है जी, जो कि मेरा मतलब मैं कहूँ कि मेरा सब कुछ, मतलब अगर मुझसे म्यूजिक छीन जाए शायद मैं जिंदा नहीं रहता, इसी पे ही मैं पूरी तरह से मतलब टोटली फोकस। जैसे अगर रात को नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करता हूँ कि उस समय म्यूजिक के नोटेशन बनाने लगता हूँ जी, अपना पियानो ले लिया, उसके ले करके मैं उसका शीट म्यूजिक बना देता हूँ। तो ये मतलब डे एंड नाइट, और मैं यही कहूँगा कि जितने भी जैसे आप भी हैं या इस फील्ड में और भी लोग हैं जो म्यूजिक से हैं, खाली संगीत के लिए
जी। अब अगर हम लोग जानबूझ करके या कोई फोर्स करके दूसरी तरफ भेज रहा है कि अब तुम जा करके यहाँ चिल्लाओ या यहाँ गेट्स का पीरियड लो, तो वो हम लोग का मतलब वो है नहीं, हम लोग वो चीज कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसका आइडिया नहीं है ना माइंड सेट है हम लोग का। जी। तो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं कहूंगा कि ऑनलाइन जो है मेरे लिए बहुत बड़ा जो है वो हुआ है, मतलब जो लाइफ को चेंज एक कहा जाए कि जो मैं चाहता था बिल्कुल मैं उसी चीज में। बहुत अच्छा सर। जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं, म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट साउंड। तो म्यूज़िक और साइंस का रिलेशन है वो बहुत एक डीप रिलेशन है। और अगर मैं एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट की बात करूं, साइंस को हटा के अगर मैं किसी सब्जेक्ट को इंक्लूड करना चाहूँगा तो मैं सेकंड नंबर पे मेरे अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट म्यूज़िक के साथ चलेगा वो चलेगा मैथ्स। और फिर हम जब मैथ्स को भी अगर हम हटाते हैं, सो अगर हम हिस्ट्री को इंक्लूड करते हैं, सो म्यूज़िक एंड हिस्ट्री। सो अगर हम देखें ब्रीफली, अगर हम बहुत ही एक वास्ट कैटेगरी वास्ट में जाए, ये देखते हैं कि म्यूज़िक तो हर एक सब्जेक्ट के साथ लिंक है। वो केमिस्ट्री भी है, वो बायो भी है, वो फिजिक्स भी है, उसमें साइंस भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है एंड इनफैक्ट जियोग्राफी भी है। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलते हैं यहाँ पे, बायोलॉजी। सो म्यूज़िक एंड बायोलॉजी की जब अगर हम बात करें तो जो हमारा म्यूज़िक और बायो का रिलेशन, क्योंकि हम अगर कुछ गाएंगे तभी हम अपने बॉडी के उन पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं जो हम बायो में पढ़ते हैं। इनफैक्ट हम कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं तो हम उन्हीं पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं जो हम बायो में पढ़ रहे हैं। वो नर्व्स, वो न्यूरॉन्स, वो चीज़ें हमारी यूज़ हो रही हैं जो हम बायो में पढ़ रहे हैं। सो क्या मैं इस चीज़ को एक कंक्लूड अगर मैं करना चाहूँ कि म्यूज़िक लर्निंग इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन मास्टरिंग ऑल सब्जेक्ट्स, क्या मैं ये चीज़ को सही बोल रहा हूँ या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट हम लोग के होते हैं, चाहे मैं हिस्ट्री को देखूं तो म्यूजिक का भी अपना हिस्ट्री रहा है। जैसे बैरोक एरा हुआ या फिर क्लासिकल एरा हुआ, एंशिएंट एरा हुआ, और इवन म्यूजिक की शुरुआत कब से हुई है इसको लेकर के भी कई क्वेश्चन हैं कि ये शुरुआत हुई कैसे जी, क्योंकि इसका भी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग कोई बता नहीं पाया आज तक कि कब से ये शुरू हुआ। क्योंकि मैंने देखा था बहुत फेमस म्यूजिशियन हैं यानी, तो उनके शो में मैंने देखा था एक इंस्ट्रूमेंट जो कि BC, मेरे ख्याल से जहां तक मुझको याद है 600 BC, तो वो उसका नाम था डुडुक, उन्होंने नाम बताया, जो आर्मेनियन, वो आर्मेनियन इंस्ट्रूमेंट है। और उसका जब मैंने साउंड सुना तो एक मतलब कि सीधे जो कहते हैं कि हार्ट को टच करता है वो वाली बात, मतलब उसका वो मतलब वुडविंड इंस्ट्रूमेंट था, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट, तो बहुत ही सूदी। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि सारे सब्जेक्ट्स को, चाहे मैं बायो की बात करूं, चाहे मैथमेटिक्स की बात करूं, चाहे किसी, क्योंकि बायो इसलिए कि जब हम लोग स्पेशली गाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम लोग के लंग्स की सफाई, जो लंग्स में डेली लाइफ जो हम लोग आजकल जो पॉल्यूशन होते हैं सब कुछ, तो अंदर जो है वो बचना चाहते हुए भी वो हम लोग को इनहेल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग गाते हैं तो लंग्स पे प्रेशर आता है, तो लंग्स से वो लंग्स की सफाई होती है। तो वोकल का तो मतलब बहुत बड़ा रोल, मतलब इनफैक्ट वोकल म्यूजिक हर चीज। अभी आपने जैसा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा, पॉल्यूशन। आज हम देख रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, बीइंग एन इंडियन, हमारी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। सो डेवलपिंग कंट्री की एक जो अभी एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है वो पॉल्यूशन चल रही है। जैसे अगर हम AQI की बात करें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, सो अगर बैंगलोर, नोएडा, दिल्ली, इन सब जगहों का अगर हम AQI देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे तो ऐसी केसेस हुई हैं, न्यूज़ में भी आया था कि स्कूल्स को शट डाउन किया गया और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कराई गई। सो अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं, अभी जैसे प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है, सो वहाँ पे भी स्कूल्स को ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, ड्यू टू हैवी रश, हैवी फुटफॉल की वजह से स्कूल्स को शट डाउन किया गया और बोला गया कि आप ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट होइए थोड़े दिन के लिए। सो ये जो एक कोविड के टाइम से ये जो एक ऑल्टरनेटिव निकल के आया कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो ऑनलाइन हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम और आप आज बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी हम इस मीडियम के थ्रू, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हमने अपना वर्क कर लिया, राइट। सो आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं, आपका विजन क्या बताता है कि जो ये एक ऑनलाइन सिस्टम है वो इंडिया में और कितना बूम करेगा, या ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है,
ये कितना और इम्पैक्ट करेगा इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए? वो पॉल्यूशन भी हो सकता है, वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो सकती है। एक्चुअल में मैं फैक्ट बताऊं कि ऑनलाइन की चीज है, और यहाँ मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं। okay. मतलब होम स्कूलिंग क्या होता है ऑनलाइन जी, कि किसी भी यूनिवर्सिटी, जैसे चंडीगढ़ बहुत दूर है यहाँ से, अब बच्चे को भेजना वहां कहाँ रखते, उस समय एक ही सहारा होता है ऑनलाइन। टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं, बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है कि मुझे इनसे सीखना है। वो XYZ कोई भी टीचर हो, सपोज उनका फिजिक्स सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है या मैथमेटिक्स सिखाना बहुत अच्छा है, तो ऑनलाइन के थ्रू वो चाहे कहीं भी हो, मतलब चेन्नई में भी हो या फिर बैंगलोर हो, कहीं भी, मतलब यहाँ तक अब्रॉड। मतलब अभी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि यूएस से कर रहे हैं, इंग्लैंड से कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू ही हो सकता है। प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूं तो ऑफलाइन तो इम्पॉसिबल चीज, इतने सारे जगह मतलब इम्पॉसिबल। तो ऑनलाइन तो ग्रो होना ही होना है, और फ्यूचर एक ऐसा आने वाला है जो कि मैं कहूँगा कि ये 10 या 50 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, सो मुझे आपकी इस बात से एक चीज़ याद आई। आपकी हमारी एक बार बात हो रही थी फ़ोन कॉल के थ्रू। सो आपने मुझे अपना पर्सनल एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया था ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, जब शायद आप में थे या वाले थे, उससे पहले आपके पास एक ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी आई थी करीबन 12 या 10 साल पहले, लेकिन आपने शायद वो स्किप कर दी थी। तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आज से 12 साल पहले आपके पास जब वो अपॉर्चुनिटी थी, शायद आपने वो एन रीजंस की वजह से नहीं ली, लेकिन आज आपने अपने आप को पूरा ऑनलाइन कर लिया है और आप बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में और ऑनलाइन होगा। सो वो जो एक आपका लाइफ एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा आप हमें शेयर करेंगे वो एक्चुअल में क्या हुआ था? मैं बता रहा हूँ कि 2012 की बात है, तो लखनऊ में मुझको ऑफर मिला कि यूएस के बच्चों को सिखाना है। 2012 की बात है, मतलब आज से करीबन 13 साल पहले की बात आप बता रहे हैं, जब कोविड जैसी चीज़ नहीं आई थी और किसी ने नहीं देखा था ये टैब क्या होता है, ये ऑनलाइन जूम क्या होता है, या किसी को कुछ पता भी नहीं था कि जीमीट और जूम जैसी कोई चीज़ दुनिया में भी है। ओके, बिल्कुल। तो उसमें ये हुआ था कि यूएस के बच्चों को जो है सिखाना था, और उसमें क्या होता है कि पूरी रात भर मुझको जगना पड़ा कि रात भर में पता चला कि एक बच्चे को पियानो सीखना है, इस बच्चे को वायलिन सीखना है, इस बच्चे को गिटार सीखना है। और सबसे मतलब उसमें अच्छा तो लग रहा था मुझको, पर एक जो प्रॉब्लम आ रही थी कि पूरी रात जगना, और उसी टाइम पे मेरी जॉब लगी थी वहीं पे तो वहां पे भी जॉब लगी। तो मैंने देखा जो सोने का मेरा टाइम हो रहा है, स्कूल से आया 2-3 घंटे सोया, फिर उसके बाद उससे चला, तो जो हेल्थ पे वो आ रहा था। तो और उस समय का एक्चुअली मैं कहूँ मतलब एकदम इम्पार्शियली की माइंड सेट जो रहता है लोगों का, उस टाइम पे ये था कि एक पक्की नौकरी होनी चाहिए जो ये टाइम से चला रहा है कि हर एक इंसान के माइंड की भाई एक जॉब होनी चाहिए, सबसे पहले एक पक्की नौकरी और होनी चाहिए। बिल्कुल। तो और हालांकि अगर मैं दूसरे कंट्रीज का देखूं, यूएस की बात करूं, कनाडा की बात करूं, तो ऑनलाइन वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। एग्री सर, एग्री। हाँ, मतलब 2012 में हमारे कंट्री में उस समय का स्काइप ओनली जी, ये जो अभी हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं जूम से और गूगल मीट, अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई है। हो सकता है कभी फ्यूचर में और भी ऐप ऐसे आ जाए जो कि ऑनलाइन को और अच्छा बना दे जी। तो ऑनलाइन जो है उस टाइम पे एकदम न्यू कंसेप्शन था जी। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि एक माइंडसेट जो था, मैंने सोचा कि चलो स्कूल को ही फोकस करते हैं। मैंने यूएस का जो था, मैंने कहा कि आई एम सॉरी मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ जी। हालांकि अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि वो मेरा बहुत बड़ा गलत डिसीजन था। अगर मैं उसमें लगा रहता तो हो सकता है कि मतलब पूरे यूएसए के बच्चे ही मुझसे सीखते। वो एक कहावत है ना सर हिंदी में कि देर आए दुरुस्त आए। एक कहावत और भी बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं कि क्या वो है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते। करेक्ट।
तो कहीं ना कहीं आप इसको आप अपने इस एक्सपीरियंस से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। मेरा ये आपसे आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले। आपने स्टार्टिंग में हमें अभी बताया कि वाइब्रेशंस फ्रिक्वेंसीज इफेक्ट करती हैं, सो उसी के ऊपर आज जो म्यूजिशियंस हैं या जो मॉडर्न म्यूजिशियंस भी हैं वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न में चलेंगे जिसे हम बोलते हैं सैटेनिक म्यूजिक, सैटेनिक म्यूजिक, राइट सर? सो जब हम सैटेनिक म्यूजिक की बात करते हैं, सो आज अगर हम बहुत सारे रैप्स देखें, या अभी हमारे लखनऊ में अभी एक कॉन्सर्ट हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े सिंगर हैं वो आए थे, उन्होंने भी वो सैटेनिक सिंबल्स दे दे के ऑन स्टेज वो अपना किया। मैं कोई गैस कर सकता है तो कमेंट्स में हमें बताएगा कि मैं किस सिंगर की बात कर रहा हूँ। सो ये जो एक सैटेनिक म्यूज़िक है, सो ये क्यों इतना ज़्यादा प्रिवेल हो रहा है, और जो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, जो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं आज के टाइम में मॉडर्न, जो डायरेक्ट यूथ से कॉन्टैक्टेड होते हैं, जो यूथ से जिनका इंटरेक्शन होता है, वो अपने इस म्यूज़िक को सैटेनिक म्यूज़िक में क्यों ले जा रहे हैं, और क्यों वो यूथ को इतना दिखा रहे हैं? वो सिंबल्स के थ्रू भी होता है, वो हैंड गेस्चर्स के थ्रू भी होता है, चाहे हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें या हम हॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी कल्चर में बात करें, तो वहाँ पे ये दोनों, ये जो चीज़ है सैटेनिक म्यूज़िक, सैटेनिक का एक जो प्रमोशन है, वो इतना ज़्यादा क्यों आज के टाइम पे हो रहा है? इससे मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे फादर कहा करते थे कि नीचे मतलब जो नीचे गिरना वो बहुत आसान होता है और ऊपर चढ़ना मुश्किल, राइट। तो ये नीचे गिरने वाली बात है, क्योंकि जो बैड चीजें होती हैं, सैटेनिक हो या जो मतलब डर्टी वर्ड, जिसको मैं इनफैक्ट कई बार ऐसे भी मेरे साथ किस्से हुए हैं कि बच्चे ने कहा है कि आप उस गाने को सिखा दीजिए, मैंने कहा कि आई एम सॉरी, और ऐसा भी केस हुआ है कि बच्चे ने सीखना बंद कर दिया, ओके, कि सर तो उस गाने को नहीं। तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को गलत डायरेक्शन मैं किसी कीमत पे नहीं दूंगा जी, कि एक सैटेनिक म्यूजिक चीज जो बच्चे के अंदर एक नेगेटिव, क्योंकि अल्टीमेट क्या होगा कि गुरु जो होते हैं जी, गुरु या टीचर, पहले जमाने में हम लोग कहते थे गुरु जी, तो गुरु मतलब होता है उसका लेवल मेरे हिसाब से पेरेंट्स के बाद आता है। सबसे पहले पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे के लिए दो स्कूल होता है, पहला स्कूल उसका घर होता है जी, दूसरा स्कूल जो होता है जो स्कूल में आता है जी। तो हर टीचर के लिए जरूरी होता है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाए, क्योंकि वो भी पेरेंट्स के लेवल से ही होता है। और जो भी टीचर बच्चे को गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, या मतलब सभी तो नहीं कहूँगा मैं, अभी ये भी कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि इस बात को रखते हैं कि मैं भी पेरेंट्स की तरह हूँ जी, मैं बच्चे को कैसे गलत डायरेक्शन जो सैटेनिक म्यूजिक है उसके लिए कैसे मैं कर सकता हूँ जी। पर ये चीजें हैं जो कि शैतान की तरफ से होती है, उस चीजों पे, जैसे अमेरिका में आज जो बर्बादी हो रही जी, वो क्योंकि वहाँ पे लिटरली शैतान की पूजा होती है, वहाँ चर्च बना है जहाँ क्रॉस को पूजा करके वो, मतलब जो कि एक सरप्राइजिंग है जी, कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो खराब चीजें होती हैं, जो सैटेनिक चीजें होती हैं, लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं जी, और अच्छी चीज की तरफ अट्रैक्शन होने में बहुत टाइम लगता है, उनको माइंड सेट करना पड़ता है जी। तो यही वजह है, और इसको जो लोग प्रोमोट करते हैं, मैं कहूँगा कि बहुत गलत कर रहे हैं, सोसाइटी को बर्बाद। तो यहाँ पे जो हमने अभी बात करी सैटेनिक की, तो वहाँ पे शायद वो कल्चर को इसलिए वो प्रिवेल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उतनी ऑडियंस है, उनके पास वो ऑडियंस की एक गैदरिंग है जो कंटिन्यूसली वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सामने जो ऑन स्टेज खड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे सैटेनिक म्यूज़िक की आज बात हो रही है। अगर हम बात करें हनी सिंह जी की, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी आज न्यूज़ में, ऑनलाइन यूट्यूब के पॉडकास्ट में एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो पार्ट थे। अगर हम बात करें माइकल जैक्सन सर की, माइकल जैक्सन, सो उनके बारे में भी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करा हुआ था जी। लास्ट में ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन हुए हैं जिन्होंने सैटेनिक चीज़ें या बहुत ही और जेस्चर, जो माइकल जैक्सन का भी एक मैं कहूँगा कि मतलब फैमिलीज के साथ में बैठ के देखना मुश्किल है। तो ये चीज़ें जो होती थी, मैं कहूँगा मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है सारे म्यूजिशियन
जी कि प्लीज इस चीज को प्रमोट ना करें, इससे यूथ बिगड़ रहे। एग्जैक्टली और हम लोग का काम है सही रास्ता। हम लोग गुरु हैं, टीचर हैं। जी तो खाली हम लोग ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस मतलब एक तो बिजनेस एक पार्ट है कि हम लोग फीस ले रहे हैं जी, और बाकी जो होता है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हम सभी की, कि बच्चे को सही रास्ता जी। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सारे म्यूजिशियन जो देख रहे हैं कि प्लीज इसको जो है प्रमोट ना करें। यूथ बिगड़ेगा तो पहला नाम आएगा टीचर का या जो सिंगर हैं, या जैसे अभी आपने नाम लिया हनी सिंह या माइकल जैक्सन, ये इन लोगों का नाम सबसे पहले आएगा, तो इसका नाम भी कहीं ना कहीं से फॉल होगा। इसके लिए इज्जत कभी नहीं होगी जी, मतलब इज्जत ये कभी नहीं कमागा जी। तो प्लीज इस चीज को प्रमोट न करें और अच्छी म्यूजिक, अच्छे वर्डिंग, अच्छी चीजें ये बच्चों को दें। मेरा यही मतलब विनम्र निवेदन। हम जैसे आपने बोला कि हम एज ए टीचर जब हम किसी क्लास के सामने खड़े होते हैं, डिपेंडिंग वहाँ पे 40 बच्चा बैठा है, 50 बच्चा बैठा है या सिर्फ 20 बच्चे बैठे हैं, सो वी आर वर्किंग एज ए रोल मॉडल फॉर देम। हम उनके लिए एट द टाइम इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बच्चा स्कूल आता है तो वो अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत बड़ा टाइम सिर्फ स्कूल में अपने उन टीचर्स के साथ देता है। मैं आपकी इस बात से कम्प्लीटली एग्री करूँगा सर। टीचर्स हैं, चाहे वो न्यू टीचर्स हैं, न्यू इंटर्नी हैं, या जो और अभी टीचिंग की फील्ड में आने के लिए सोच रहे हैं, तो अपने माइंड को उस हिसाब से मेकअप करें कि टीचिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब। वहाँ पे ये नहीं है कि हम गए, हमने बैठा, हमने काम किया और आ गए। वहाँ पे हमारे सामने वो जो बच्चे हैं, जो हमारे वो 45, 40, 50 बच्चे बैठे हैं, वो क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो हम उन्हें सिखा रहे हैं। वो कोटेशन मुझे याद आ रहा है, पता नहीं है किसका है, बट वो कोटेशन कुछ ऐसा है, अ टीचर इज़ अ प्रोफेशन विच क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशन। ओके, सो इन कोट के साथ मैं अपने इस एपिसोड को फिनिश करना चाहूँगा। आप सर आए, आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करे, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। For more details, visit www.88studiolko.com.